बेटा, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की तीसरी कविता है। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इनका जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में एमए किया। इन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक तथा छायानट जैसी पत्रिकाओं के संपादन मंडल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश राज्य के संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कुंवर नारायण जी घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। इन्होंने कई देशों की यात्रा की है, जिन देशों में हैं चीन, रूस, पोलैंड, ठीक है, आदि प्रमुख हैं। वहाँ से इन्होंने विभिन्न प्रकार के अनुभव भी प्राप्त किए। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन प्रारंभ किया था। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी में कविताएं लिखी, किंतु बाद में वे हिंदी में लेखन कार्य के प्रति उन्मुख हुए। अर्थात इन्होंने पहले अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी, उसके बाद में हिंदी भाषा में कविता लिखी। इन्हें इनके सराहनीय प्रयासों के लिए कई प्रकार के सम्मानों से भी पुरस्कृत किया गया था। इनमें से कुछ हैं कि 1955 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, 1971 में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार और सन 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार और सन 1982 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलिए कविता के बारे में पढ़ते हैं। कविता है हमारी आज की कविता के बहाने। इस कविता का नाम ही है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने क्या क्या होता है ये हम आज देखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत सी बातें माध्यमों से स्पष्ट की। तो आइए उन माध्यमों से परिचित होते हैं। पहला है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास जैसा लग रहा है बेटा। देखिए पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि कि कविता उसी प्रकार से उड़ना है जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, ठीक है। चिड़िया अपने पंख फैलाकर जैसे उन्मुक्त आकाश में, उन्मुक्त गगन में उड़ती है, उसी प्रकार से जो कविता है, ठीक है, वह भी अपने पंख फैलाती है और कवि की भावनाओं के माध्यम से आकाश में उड़ती है। लेकिन दूसरी पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जान सकती। क्या जाने, मतलब नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि जो चिड़िया होती है वो बाहर भीतर उड़ सकती है, इस घर उस घर उड़ सकती है, ठीक है। लेकिन कविता क्या होती है? कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया के जाने, यानी कि जो चिड़िया होता है उसका जो दायरा होता है उड़ने का, उसका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। वो चाहे स्वतंत्र उन्मुक्त आकाश में उड़ती है लेकिन एक सीमा तक ही उड़ सकती है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, वो एक पल में यहाँ हो सकती है, दूसरे पल में वहाँ हो सकती है, वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक छू सकती है। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कविता के चिड़िया क्या जाने, कविता के उड़ने के माने, कि चिड़िया कभी भी ये नहीं जान सकती कि कवि जो कविता है वो किस प्रकार उन्मुक्त होकर उड़ सकती है। जो चिड़िया है वो सिर्फ आसमान में उड़ सकती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, ठीक है। चलिए अब अगला पद पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। चलिए अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो रचना है, ठीक है, कविता की रचना के समय कवि का मन जो होता है वो फूलों की भांति प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। किंतु इसका रसास्वादन, मतलब उसके रस का स्वाद करने के लिए केवल कवि ही ले सकता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। कवि
किसके माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है? कविता के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। उसके भावों को फूल नहीं समझ सकता। क्यों फूल नहीं समझ सकता? क्योंकि जो फूल के खिलने की क्षमता है, उसकी खुशबू फैलाने की क्षमता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है। लेकिन कविता की खुशबू फैलाने की क्षमता, दूसरों के मन को प्रसन्न करने की क्षमता सीमित नहीं होती। जो उसे पढ़ता है वही भाव विभोर हो जाता है, ठीक है। अगर फूल बाहर आपके आंगन में खिला है, वहाँ खुशबू फैलाएगा, लेकिन कविता जहाँ जहाँ जाएगी, जिस जिसकी ज़बान पर होगी, जो जो श्रोता उसे सुनेंगे, वो सबको अपनी खुशबू से, अपने रस से प्रभावित करेगी, अपनी खुशबू से प्रसन्न कर देगी। कविता की रचना के समय कवि का मन सभी जगह विचरण करता रहता है। बिल्कुल जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो जो कवि है, उनका मन कहीं भी जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सुख का अनुभव करा सकता है जब उसने दुखों को भोग कर देखा है, यानी कि दुख महसूस किए हैं, ठीक है, उन्हें सहा है। भोगा अर्थात सहना, ठीक है, देखा है। अतः इस अर्थ में फूल सदैव खिलकर महकते रहते हैं। जबकि कविता क्या होती? कवि को दुख के बाद सुख की अनुभूति होती। फूल को सिर्फ क्या आता है? खिलना आता है, ठीक है, लेकिन कवि दुख के बाद सुख की अनुभूति बड़ी तीव्रता के साथ कर सकता है, ठीक है। जिसे दुख के बारे में पता है, जिसे दुख का अनुभव है, वही सुख को भोग सकता है बेटा, है ना। वही सुख की जो गहराई है उसका अनुभव कर सकता है। जिसने कभी दुख नहीं देखा हो, वो सुख क्या होता है इसे नहीं समझ सकता। अतः फूल कवि के समान अनुभूति नहीं कर सकता। अंत में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि कवि का मन कविता लिखते समय बच्चों के समान होता है, ठीक है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर। किसके समान होता है? बच्चों के समान होता है। कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ होता है, कभी घर के अंदर होता है, कभी घर के बाहर होता है। वह बच्चों के समान ही कविता की रचना के माध्यम से खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि कविता बनाने में बिल्कुल मग्न हो जाता है। उसे किसी चीज़ का, दूसरी का भान नहीं रहता। उसका मन बाहर भीतर तथा प्रत्येक घर अर्थात प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाता है। हर चीज सोच लेता है, ठीक है। यह बच्चा सभी घरों को एक समान ही समझता है। कवि हर जगह है, कवि का मन, कवि की भावनाएं चली जाती हैं। उसके शीर्षक से, उसके विषय से संबंधित कोई भी चीज़ वो छोड़ता नहीं, ठीक है। उसके लिए अपने पराये का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार कवि का बालपन भी अपने पराये की कोई भावनाएं उसके ऊपर नहीं होती। वो सभी को एक समान समझता है। अब यहाँ पर बच्चे के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार बच्चा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चा जब खेलता है, खेलते हुए यहाँ वहाँ चला जाता है, तो वो कभी किसी घर में अंतर नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। उसी प्रकार कभी भी किसी चीज़ में अंतर नहीं करता, किसी में भेदभाव नहीं करता। उसका मन पल में यहाँ रहता है, पल में दूसरी जगह चला जाता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, ना दिन है, ना रात है, ना घर है, ना बाहर है, ठीक है। उसके लिए सब घर बच्चों के समान एक जैसे ही होते हैं। बच्चों के अर्थ में कवि के लिए कविता खेलना है। जिस प्रकार बच्चों के लिए खेल होता है, ठीक है, जिस प्रकार बच्चों के लिए खेल होता है, खेलते समय बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, ठीक है, दूसरी किसी चीज़ का भान नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार कवि के लिए कविता रचते समय, कविता की रचना करते समय उनके लिए भी जो सीमाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उनका मन क्षण भर में यहाँ होता है तो दूसरे ही क्षण वो कहीं पहुँच जाता है। ना तो उन्हें अपने पराये का कोई भान, ना ऊंच नीच का कोई भी भान नहीं रहता। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि उन्हें अपनी कविता के माध्यम से जो उनके मन की भावनाएं हैं वो श्रोताओं तक पहुंचानी है। जो वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें श्रोताओं तक पहुंचाना है। बेटा आज की ये हमारी कविता यहीं समाप्त होती है, ठीक है। कुंवर नारायण इसके रचयिता हैं और इसका नाम है कविता के बहाने। अब एक और कविता और है कुंवर नारायण की, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।